Good evening everyone. So in today classes of mind management हम लोग ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ तक ख़त्म कर लिया था जो हम लोग ने मॉस्को हायरार्की नीड्स ऑफ थ्योरी पढ़ा था। जो भी लोग न्यू हैं इस क्लास में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को रेफ़र करिए। वहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा हमने कितने पोर्शन ख़त्म कर रखे हैं। ठीक है, अभी तक टोटल 9 लेक्चर्स हुए हैं माइंड मैनेजमेंट में, जिसमें हमने 2 क्लासेस पीवाईक्यू सेशंस लिया था कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं माइंड मैनेजमेंट के। ओके, अपार्ट फ्रॉम दीज आपको अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। तो जो भी मैं आपको एक डिटेल बता दूं कि हम लोग क्लास को कैसे प्रोसीड किए हैं। फर्स्ट क्लास, मैनेजर, कोल एंड मेटल, ये 2 सेक्शन में हमने माइंड मैनेजमेंट सेशन स्टार्ट किया है। माइंड मैनेजमेंट, ठीक है। इस माइंड मैनेजमेंट में जो फर्स्ट टॉपिक था थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जिसको हमने ब्रीफली ख़त्म किया था। सब मो, ये शॉर्ट फॉर्म में याद करने का। एस स्टैंड फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ए स्टैंड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी, बी स्टैंड्स फॉर बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी, एम स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट साइंस थ्योरी, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन साइंस थ्योरी। ठीक है, उसके बाद हम लोग को सेकेंड टॉपिक जो पढ़नी थी मैनेजमेंट में, ठीक है, वो था कॉस डीसी। कॉस डीसी, पी स्टैंड फॉर प्लानिंग, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग, डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिव, सी स्टैंड फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। तो हम लोग ने अभी इसको ख़त्म कर लिया है। ठीक है, इसका एक डिटेल वर्जन हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, इस डिटेल वर्जन में 1 सेकेंड, इस डिटेल वर्जन में हम लोग अभी जो स्टार्ट किए थे मॉस्को हायरार्की थ्योरी, ये सब हमने कवर कर लिया था। ठीक है, एक मिनट, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर में जो हम लोग को जो आप देखो सेकंड है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, इसको हम डिटेल स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने हेनरी फॉयल्स के 14 प्रिंसिपल हम लोगों ने कवर किए, जो हमारे लेक्चर 9 में मिल जाएगा। लेक्चर 9 में, ठीक। अभी जो लेक्चर 10 हम लोग कवर कर रहे हैं, इसी के एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर में थ्योरी थ्योरी में आया हमारे सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, मतलब बहुत ही छोटा छोटा सा पार्ट है, ठीक है। जो आप लोग को डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई जो है वो एमसी जॉर्जर ने दिया था, जिरजॉर ने दिया था। एमसी जिरजॉर बिलीव दैट द मैनेजर बेसिक बिलीव्स हैव ए डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन द वे दैट ऑर्गेनाइजेशन आर रन। ठीक है, मैनेजमेंट विश्वास करता है कि जो जो हमारा डोमिनेंट करता है इन्फ्लुएंस करने का। ठीक है, तो ये डोमिनेंट इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब मोटिवेट करना, मोटिवेट करना। ठीक है, मैनेजर्स एजम्पशन अबाउट बिहेवियर ऑफ पीपल आर सेंट्रल ऑफ दिस। ठीक है, मैनेजर का काम होता है कि पीपल के बिहेवियर के अकॉर्डिंग उससे काम करवाना। ठीक है, तो एमसी जॉर्जर आर्ग्यूड दैट द एजम्पशन ऑफ टू बोर्ड कैटेगरीज, इसने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, जिसको एक को बोला भाई थ्योरी एक्स होंगे, दूसरे को बोला थ्योरी वाई होंगे। ठीक है, दीज फाइंडिंग्स वेयर डिटेल्ड इन ह्यूमन साइट इंटरप्राइजेस, फर्स्ट पब्लिकेशन 1960। देखो, पहले या अभी भी कोई भी न्यू थ्योरी डिस्कवर होता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसको पब्लिश करना जाता है। ठीक है ना, पब्लिश होता है और वो कोई न किसी रिसर्च पेपर के तौर में पब्लिश होता है। ठीक है, और उसके पब्लिकेशंस बहुत सारे होते हैं, उसको पब्लिश होता है। तो ऐसे ही जो एमसी जर्जॉर्ड ने थे, वो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई का डिस्क्राइब किए, 2 व्यू बताए पीपल कैसे काम करते हैं। ठीक है, और उसका मैनेजमेंट स्टाइल कैसे होता है। तो थ्योरी एक्स को डिफाइन किए फर्स्ट। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट। अब हम समझेंगे थ्योरी एक्स क्या होता है। बेसिकली हम लोग जब भी माइंड मैनेजमेंट को पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग को ये कोशिश करना है कि हम इसके कॉन्सेप्ट समझें।
ठीक है, क्योंकि कोई पैटर्न नहीं है कि आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली जो हमने कराया है इस सेशंस में या जो हम लोग ने वेल डिफाइंड किसी प्रीवियस ईयर में पूछा तो एज इट इज क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन को वो ट्विस्ट कर सकते हैं, बट अगर आप उसका कॉन्सेप्ट समझ रखेंगे ना तो आपको वो 1 मिनट में आप उसके ऑप्शंस को टिक कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग जो माइंड मैनेजमेंट का भी क्लास ले रहे हैं इसमें बेसिकली आपको ये अप्रोच रखना है कि हमें उसे कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है, ना कि रटना है। ठीक है, तो थ्योरी एक्स क्या बोलता है? द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ डायरेक्शन ऑफ कंट्रोल थ्योरी एक्स इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन किया गया दैट द एवरेज ह्यूमन बीइंग हैज इनहेरेंट डिसलाइक द वर्ड विल अवॉइड इफ पॉसिबल। ठीक है, मतलब कि थ्योरी एक्स में जैसे एमसी जॉर्ज ने थे, मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जो एमसी जॉर्ज ने थे उसने 2 थ्योरी दिया। एक का नाम थ्योरी एक्स बोला, दूसरे का नाम थ्योरी वाई बोला। जो थ्योरी एक्स था और थ्योरी वाई था, इसको बेस्ड ऑन एजम्पशन बेसिस माना गया है। ठीक है, अब एजम्पशन में जो फर्स्ट पार्ट है थ्योरी एक्स, ठीक है, इसमें ये माना गया कि जो लोग होते हैं ना वो काम को क्या करते हैं, डिसलाइक करते हैं। मतलब जो ह्यूमन बीइंग का इसमें पहला पॉइंट बोलता है, जो ह्यूमन बीइंग है वो वर्क करना नहीं चाहते हैं, डोंट वांट टू वर्क। ये कौन लोग? जो थ्योरी एक्स वाले लोग होते हैं। ठीक है, जो थ्योरी एक्स में बिलोंग करते हैं। ठीक है, ठीक है ना, बिकॉज दे हैव ह्यूमन डिसलाइक द वर्क मोस्ट ऑफ द कंट्रोल डायरेक्टेड एंड थ्रेटेन एंड पनिशमेंट ट्रेन टू फोर्थ एडिक्वेट एफर्ट टू अचीवमेंट द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो थ्योरी एक्स में कौन लाइक करते हैं? वैसे लोग जिसको काम करना, वर्क करना पसंद नहीं है, तो इनको क्या करना पड़ता है? हमको पनिशमेंट देना पड़ता है काम करवाने के लिए, फॉर वर्क। ठीक है ना, तो ऐसे लोगों को ना पनिशमेंट देना पड़ता है। The average human being's perfect indirected wish to avoid responsibility has relatively ambitions want to secure above all। मतलब ये क्या चाहते हैं कि हमें सारा कंपनी का बेनिफिट्स मिले बट हमको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है। ठीक है ना, A theory X management style therefore required to close form supervision that clearly specified tasks and threat punishment or promise greater play and motivation factor। इसमें क्या होता है थ्योरी एक्स में? एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की होता है, फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, और इन लोगों को पनिशमेंट के थ्रू हमें इससे काम कराना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बोलते हैं, ए मैनेजर वर्किंग अंडर दिस एजम्पशन विल एम्प्लॉय ऑटोक्रेटिक कंट्रोल। अब ऑटोक्रेटिक कंट्रोल क्या होता है मैं आपको बता दूं, स्टार मार्क करके, ऑटोक्रेटिक एंड दूसरा एक वर्ड होता है डेमोक्रेटिक। ये 2 वर्ड आपको मैनेजमेंट में हमेशा मिलेंगे। ऑटोक्रेटिक में मतलब ये होता है कि जो आपका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो ऑर्डर देगा वही काम करना है। ठीक है, बट डेमोक्रेटिक में क्या होता है? डेमोक्रेटिक मतलब स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब फ्री। आप फ्रीली काम करेंगे, इसके लिए आपको कोई ऑर्डर नहीं देगा। ठीक है, आप सेल्फ ड्रिवन होंगे। ठीक है, अब बताता हूँ ऑटोक्रेटिक बेसिकली जो होता है ये आपको मिलिट्री मिलिट्री लाइक स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, और डेमोक्रेटिक जो होता है वो हमारा एक गुड ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन होता है। मिलिट्री में क्या होता है? सारे अर्जेंट काम होते हैं, जो आपको चीफ या जो आपको हेड बोलता है वही काम करने पड़ते हैं, जो कर्नल बोलते हैं वही काम करना पड़ता है। ठीक है ना, बट इसमें क्या होता है, बेसिकली डेमोक्रेटिक में आप फ्रीली काम कर सकते हो। वर्कर जो होते हैं वो सेल्फ ड्रिवन होते हैं। ठीक है ना, तो थ्योरी एक्स में क्या होता है? ऑटोक्रेटिक कंट्रोल्स होते हैं, मतलब कि आपको जो टॉप लेवल बोलेगा, जो आपके बॉस बोलेंगे वही करेंगे, विच कैन लीड टू मिसट्रस्ट एंड रिसरेलमेंट फ्रॉम द दोज अबाउट द मैनेज। MC Georgiou acknowledged that carrot and stick approach। इसमें इस वाले चीज में हम लोग जो इंट्रोड्यूस की थ्योरी में एक वर्ड आया कैरोट एंड स्टिक। व्हाट इज कैरोट एंड स्टिक? कमिंग टू द पॉइंट, देखो ये सारे कॉन्सेप्ट है,
आपको समझना जरूरी है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? थ्योरी एक्स। थ्योरी एक्स में क्या हुआ? आपने क्या देखा? इसमें ऐसे लोग पाए जाते हैं, ऐसे वर्कर्स होते हैं जो जो काम वर्क करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है? तो ऐसे लोग को हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट है कैरोट एंड स्टिक। मतलब कैरोट का मतलब रिवार्ड और स्टिक का मतलब पनिशमेंट है, ठीक है? ऐसे लोग को हम लोग रिवार्ड दे के मोटिवेट करके काम करवाते हैं या पनिशमेंट दे के काम करवाते हैं, ठीक है ना? तो ये साइंटिस्ट ने बताया। Carrot and stick approach can be have a place, but will not work of the need of people of predominantly social and egoistic. Ultimately, the assumption of managers all right reserved, no part of publications may be reproduced in the retrieval system and transmitted by its means of electronic and mechanical photocopy. ठीक है ना? रिकॉर्डिंग अदरवाइज विदाउट एनी परमिशन, मतलब कि आपको इसमें बता दिया है दे टोल्ड एक्सचेंज ऑफ रिवार्ड एंड एस्केप फ्रॉम पनिशमेंट इज प्रेजेंटेज ऑफ द री इवोल्यूशंस, ठीक है? मतलब अगर मैं इसको समराइज करूं, अगर मैं समराइज करूं, इफ यू वांट टू समरी, समरी में फर्स्ट पॉइंट आता है थ्योरी एक्स। थ्योरी एक्स में ऐसे वर्कर्स का एजम्पशन किया गया, क्या किया गया? एजम्पशन, एजम्पशन किया गया वर्कर जो काम नहीं करना चाहते हैं, डोंट लाइक डोंट लाइक वर्क, वो लोग थ्योरी एक्स कैटेगरी में पाए जाएंगे। ऐसे लोगों को एक कॉन्सेप्ट जो एमसी जॉर्जर ने है, एक कॉन्सेप्ट लाया कैरोट एंड स्टिक। इसमें इस वाले में जो कैरोट एंड स्टिक थ्योरी लाया है, इस वाले पर्टिकुलर में जो थ्योरी एक्स वाले लोग हैं, ठीक है, इनको या तो रिवॉर्ड दे के काम कराया जा सकता है या फिर आपको पनिशमेंट देके काम कराया जा सकता है, ठीक है ना? ये अपना इसने लाया, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई बिलीव। ओके, कमिंग टू द थ्योरी वाई, जो अब आप थ्योरी वाई पढ़ने के बाद आप समझ जाओगे कि अच्छा ऐसा मतलब ये ड्रिवन होता है, ठीक है ना? फिर थोड़ा सा ओके। सो कमिंग टू द वाई थ्योरी, अगर मैं वाई थ्योरी की बात करूँ तो वाई थ्योरी इसका अपोजिट होता है, ओके? इसमें क्या होता है, वाई थ्योरी में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ ब्रीफली कि थ्योरी एक्स में हमारा क्या था। एक सेकेंड, थोड़ा मैं इसको पेज इंक्रीज कर लेता हूँ सो दैट वी कैन टीच यू इन स्मूथली। यस। हम्म, देखो, थ्योरी थ्योरी वाई जो होता है, ठीक है, थ्योरी वाई में बेसिकली क्या होता है कि जो एजम्पशन किया गया, एजम्पशन किया गया, दोज हु आर सेल्फ ड्रिवन एम्प्लॉय आर sorry can be underlie in theory y, ओके? इसका मतलब हुआ जो लोग खुद से काम करते हैं, हु सेल्फ ड्रिवन होते हैं, वो आपको वाई कैटेगरी में लोग पाए पाया जाता है, ऐसा एजम्पशन किया गया है। ऐसे लोगों को हमको कोई इसको ऐसे वाई वाई टाइप के एम्प्लॉय को जो थोड़ी वाई में लाइक करते हैं एम्प्लॉय को, वैसे वर्कर को उन्हें कोई मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं है। वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के प्रति सेल्फलेस काम करते हैं बिना किसी के बोले हुए, ठीक है? ऐसा एजम्पशन किया गया, ठीक है? जस्ट अपोजिट ऑफ द जस्ट अपोजिट ऑफ द थ्योरी एक्स, ओके? तो इसके थ्योरी को पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ देखेंगे
The integration of individual and organizational code, the theory was based on the assumption that assume किया गया the expenditure of physical and mental effort work is as natural play off and rest. ठीक है ना, मतलब हमारा जो फिजिकल और मेंटल एफर्ट लगाते हैं हम लोग, वो प्ले करता है हमारा रेस्ट और इसमें, ठीक है। द एवरेज ह्यूमन बीइंग डज नॉट इनहेरेंटली डिसलाइक वर्क, मतलब जो एवरेज मतलब कि जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स है, उसका ऐसा कुछ मतलब नेचर नहीं कि वो काम को नहीं करना चाहते, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोलेबल कंडीशन, जो वहाँ के कंडीशन होते हैं, वर्क में बी द सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड सोर्स ऑफ द पनिशमेंट। वर्क जो है या तो वो सेटिस्फैक्शन कहलाएगा, वो पनिशमेंट कहलाएगा, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए। External control and threat punishment are those means of bringing about effort towards the organizational objective. People who exercise self-direction, self-control in the service of the objective and to the committed, मतलब जो सेल्फलेस काम करते हैं उसको हम लोग इस वाले थ्योरी में एजम्पशन किए गए हैं। Commitment of the objective is a functional reward associated with the achievement. The most significant of such reward that is satisfaction of ego, self-actualization need, and that can be direction on the product of the direction towards the organizational objective. ऐसे लोग जो होते हैं उनको हमें प्रॉपर रिवार्ड्स देते रहना है, ठीक है, क्योंकि वो लोग सेल्फलेस काम करते हैं, ओके। द एवरेज ह्यूमन बीइंग लर्न अंडर the proper condition not only to accept but seek responsibility, avoids responsibility, lack of combinations and emphasizes on the security of general consequence and not inherently human characteristic, ठीक है। ऐसे जो हैं लोग, इसको हम लोग को रिवार्ड करना है। तो देखो फाइनल करके यही बोलता है इन ह्यूमन साइड enterprise. The MC Gruner recognized that theory why was not Prana is a lie, मतलब वो झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। By the highlighting the why, he hoped instead of pursuing manager to abandon lightning assumption of the theory X, considered a technical suggestion why, ठीक है। why लोग को हमें मोटिवेट करना है और उनको अच्छे से अच्छे इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करना है, सो दैट कि वो अपने सेल्फलेस जैसे काम कर रहे हैं वो काम कर पाए, ठीक है। अगर मैं आपको एक जनरलाइज बताऊं कि अगर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई के बारे में अगर मैं यहाँ पर दो पार्ट में बांटूँ, थ्योरी एक्स थ्योरी वाई के बारे में अगर मैं यहाँ पर बांटूँ, तो ये यहाँ पर एजम्पशन किया गया ऐसे लोग काम करते हैं जो वर्क काम करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, डू नॉट लाइक वर्क, ठीक है, ऐसे लोग काम करते हैं, ऐसे लोग इसमें एजम्पशन है। थ्योरी वाई में क्या है, ऐसे लोग काम करते हैं जो सेल्फलेस लोग हैं वो करते हैं। ऐसे लोग को हमको कैरोट एंड सिक के थ्रू, मतलब रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू काम कराना पड़ता है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के थ्रू काम कराना पड़ता है। और यहाँ पर हमें इनको कोई रिवॉर्ड और पनिशमेंट देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली काम करते हैं। यहाँ पर हमें लीडरशिप जो ट्रेट होते हैं, जो मैं लीडरशिप में आपको पढ़ाऊँगा, वहाँ पर ऑटोक्रेटिक वे में हमको काम करना पड़ता है, यहाँ डेमोक्रेटिक वे में काम करना पड़ता है, ठीक, वे ऑफ वर्किंग, ठीक है ना, अंडरस्टैंड। ये एक जनरलाइज मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। सो नाउ ये हमारा थ्योरी एक्स थ्योरी वाई खत्म होगा, ठीक है। अब आता है मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है। ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर ही पढ़ना होता है, ठीक है। दिस कमिंग लाई अंडर द इसमें पहला है क्वांटिटेटिव, दूसरा है सिस्टम, तीसरा है कॉन्टीजेंसी अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये तीन हमारे सिलेबस का पार्ट है जो हमें कवर करना पड़ता है, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ द मॉडर्न पीरियड ऑफ 1960 टू प्रेजेंट, after 1960 management thought has been turning somewhat away from the extreme human relation of idea, particularly regarding the direct relationship between the moral and productivity, मतलब productivity से switch किया वहाँ से। Present management thinking was equal emphasis the man and machines. The modern business ideologists have recognized the social responsibility of business activities and thinking in similar line. During the period of principal management reached the stage of refinement and perfection. The formation of big companies resulted of separation of ownership and management. मतलब कि आप 1996 के पहले हम लोग बात करते थे मैन एंड उसका प्रोडक्टिविटी बारे में, ठीक है। बट इसके बाद 1900 मॉडर्न मैनेजमेंट जब आया तो हमें परफेक्शन में आना पड़ा, मतलब कि ऑटोमेशन, परफेक्शन, डेटा ड्रिवन कंपनी, ठीक है। ये सारे चीज़ हमारा 1966 में आया। इसीलिए दिस चेंज इन ओनरशिप पैटर्न inevitably brought an
सैलरीड एंड प्रोफेशनल मैनेजर इन प्लेस ऑफ ओनर मैनेजर। देखो क्या हुआ, पहले ओनर्स मैनेजर होते थे जो एज ए पार्टनर कंपनी में काम करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसको हम लोग चेंज करके इन्होंने क्या किया, यहाँ पर सैलरीड एंड प्रोफेशनल मैनेजर लाया। द गिविंग द कंट्रोल ऑफ हायरिंग मैनेजमेंट रिजल्टेड द वाइडर यूज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट methods of management, but at the same time, professional management has become socially responsible of the those sections society customers हैं। मतलब अगर मॉडर्न मैनेजमेंट की बात करें, मॉडर्न मैनेजमेंट तब आया जब हम लोग पर्टिकुलरली किसी की प्रोडक्टिविटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर परफेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। हमें परफेक्शन करना है, तो परफेक्शन कैसे आएगा, जब आप क्वांटिटेटिव एंड मैथमेटिकल अप्रोच आप लाते हो, सिस्टम बेस्ड अप्रोच लाते हो, दैट इज सिस्टम वर्क करे, ओके। मतलब आपने एक कंपनी बनाया, वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया, सो एंड सो डेजिग्नेशन रहेंगे और वहाँ पर सिस्टम वर्क करेगा, ना कि वहाँ पर ओनर वर्क करेगा, ठीक है। ये आ गया। तो यहाँ पर इसको तीन पार्ट में बांटे। अंडर द मॉडर्न मैनेजमेंट थॉट्स थ्री स्ट्रीम एंड थिंकिंग बेयर्स नोटिस सिंस 1930। जो ये तीनों स्ट्रीम्स हमारा पार्ट है, हमारा किसका पार्ट है, हमारा मैनेजमेंट का पार्ट है। पहला है क्वांटिटेटिव एंड और मैथमेटिकल अप्रोच, दूसरा है मैनेजमेंट सिस्टमेटिक अप्रोच एंड तीसरा है कंटीजेंसी अप्रोच, ठीक है। पहला आता है क्वांटिटेटिव एंड मैथमेटिकल अप्रोच एंड मैनेजमेंट साइंस अप्रोच, ये पहला है, ठीक है ना। तो क्वांटिटेटिव एंड मैथमेटिकल अप्रोच मैनेजमेंट साइंस को हम लोग, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ इसके रिगार्डिंग, देन इसको कंटिन्यू करेंगे। जस्ट ये एक स्मॉल वीडियो है जिसमें आप क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट थ्योरी को डिटेल्स में आप समझ पाओगे यहाँ पे, ठीक है। मैं आपसे जस्ट शो करता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये जो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी है, देखो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये ब्रांच ऑफ क्वांटिटी मैनेजमेंट थ्योरी आता है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं मैनेजमेंट, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, जिसको जिसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो ब्रांचेज ऑफ क्वांटिटी मैनेजमेंट थ्योरी क्या हुआ था, मैनेजमेंट साइंस थ्योरी जो 1940 में आया था, ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है हमारा 1940 में आया था, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आया था 1950 में एंड 1970 में, ठीक है। इसका पर्पस क्या था, इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग थ्रू द अप्रोच ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऑफ द कंप्यूटर्स। मतलब कि देखो होता क्या था पहले, कि हम लोग मैन और प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते थे पहले, ठीक है। मैन कैसे काम करता है, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे काम करती है, ये सारे डिटेल्स में हम लोग काम करते थे, ठीक है। बट जो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी है, वो हम लोग को ये बताता है कि कैसे हम डेटा के थ्रू हम मोर परफेक्शन ला सकते हैं, और डेटा और स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम लोग कैसे अपने चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट को। ये तीनों ब्रांच को हम लोग को डिटेल्स में भी पढ़ना होता है। एमआईएस भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट थ्योरी को भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ाएंगे। बेसिकली हमारा एम ये होता है कि हमारा जो क्वालिटी क्वालिटी है वो हमारा बढ़े, ठीक है ना? तो ये बेसिकली मैं आपको वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ, ये एक छोटा सा हिस्ट्री है जिसमें आपको ये आइडिया लगेगा कि क्वालिटी मैनेजमेंट थ्योरी ये कैसे आया, ठीक है ना। देखो एक्चुअली हुआ या था कि रिसर्च कंडक्ट किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, ठीक है। जब हमारा इवोल्यूशन हुआ था मैनेजमेंट का, ठीक है। तो मिलिट्री प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक मैथमेटिकल्स और नंबर से खेलना था, ठीक है। तो उस टाइम में ये एहसास हुआ कि जितने भी मैनेजमेंट गुरु थे उस टाइम को, ये एहसास हुआ कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक लाए, जस्ट लाइक क्वालिटी मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है। इसमें हम डेटा और नंबर्स के थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट करें। तो इसीलिए हमारा ये थ्योरी इवोल्यूशन हुआ था। आप आप इस फ्लो चार्ट में ये देख रहे होंगे कि हमारा हमारा एक सिस्टमैटिक स्टेप होता है कि अब हम अपने
क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट को कैसे अप्रोच करते हैं? पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि मेरा ये गोल है, ठीक है? जिसमें हम लोग एक डिफरेंट डिफरेंट गोल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। देन सिलेक्शन द एप्रोप्रिएट प्रॉब्लम से टेक्निक, किस प्रॉब्लम किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। अगर वो मैथमेटिकल मॉडल तो मैथमेटिकल मॉडल, कंप्यूटर एड होगा तो कंप्यूटर, देन उसको एक सोल्यूशन आते हैं, देन हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है, ठीक है? मतलब मैं जस्ट इसको आपको एक एक व्यू के लिए दिखा रहा था कि आपको ये आइडिया लग जाए कि अगर हम लोग कोई भी मैनेजमेंट थ्योरीज को लाते हैं, ठीक है, उस मैनेजमेंट थ्योरी को किस तरीके से अप्रोच करते हैं। नाउ कमिंग टू द आवर मेन 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 टॉपिक, कि हम इसको एक बार डिटेल्स में अंडरस्टैंडिंग करेंगे क्वांटिटी मैनेजमेंट थ्योरी क्या होता है, देन सिस्टम अप्रोच थ्योरी क्या होता है, एंड थर्ड हमारा है कॉन्टीजेंसी सिचुएशन अप्रोच कैसा होता है, ठीक है? देन इसके फीचर्स हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, देन हमारा ये यूनिट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? कि जितने भी यूनिट्स हमारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है? तो कमिंग टू द मॉडर्न टेक्निक्स, तो हमारा ये जो पहला है, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट क्वांटिटेटिव मैथमेटिकल अप्रोच ऑफ द मैनेजमेंट साइंस, ठीक है ना? देखो, मैथमेटिक्स हैज एन मेड एन इनरोड इनटू द ऑल डिसिप्लिन्स, ओके? इट हैज बीन यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड as important tools to analyze the language for the precise expression of the concept and relationship. Evolving from the decision theory school, okay, the mathematical school gives an qualitative basis for the decision making, ठीक है? मैथमेटिक्स का क्या होता है? डिसीजन मेकिंग आप कर पाते हो, of management as system mathematical model and processes. This school is known as called the operational research and management science school, ठीक है? The main features of school is to use mixed term statistic scientist and discipline, मतलब कि हम लोग इस वाले टेक्निक में क्या करेंगे, हम लोग मैथमेटिकल्स का रिलेशन करेंगे। अभी तो आप समझ गए थे मैथमेटिकल टूल्स का हम लोग इसमें करने वाले हैं, ठीक है? तो इसका जो मेन पार्ट है यहाँ यहाँ समझेंगे। द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट। यहाँ देखा गया कि मैथमेटिकल्स को, मतलब डेटा ड्रिवन जो डेटा के थ्रू जो हम लोग जो भी कंक्लूजन निकालते हैं, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट पाया गया। This has contributed impressively in the developing of early thinking about the among the manager. It has given a extractness to the management disciplines. Its contributions and usefulness could hardly be overemphasized. However, can only be treated as a tool of managerial practice, ठीक है? मतलब ये हमारा मैनेजमेंट प्रैक्टिस में यूज आने लगा, ठीक है? इसका लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेज क्या है? देयर इज ए नो डाउट अप्रोच हेल्प्स टू डिफाइनिंग द सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है कि मैनेजमेंट जो मैथमेटिक्स टूल्स है, जो भी डेटा ड्रिवन टूल्स है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, दैट इज नो क्वेश्चन, बट thus is the approach of regard too narrow since concerned of merely with the development of mathematical models and solutions. मैनेजर प्रॉब्लम मतलब मैनेजर प्रॉब्लम से करने के लिए कोई पर्टिकुलर मॉडर्न सोल्यूशंस नहीं बनाएगा, कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाएगा कि हम उसमें कुछ कुछ डेटा डालेंगे मुझे वो डिसीजन मिलेगा। हमारा उसके लिए इंटरपर्सनल स्किल, ह्यूमन स्किल रिक्वायरमेंट होगा, ओके? इसीलिए इसका ड्रॉबैक है। दिस दिस अप्रोच सफर सम ड्रॉबैक्स, ये इसका ड्रॉबैक्स है, ये हम लोग समझेंगे। द अप्रोच डज नॉट गिव एनी विट एज ऑफ ह्यूमन एलिमेंट टू प्ले एन डोमिनेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसमें फीलिंग्स लेस होता है, मैथमेटिकल पैकेट बेस पे वो काम करता है। इन एक्चुअल लाइफ एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटिव्स हैव बीन डिसीजन क्विकली विदाउट वेटिंग फुल इंफॉर्मेशन टू डेवलप मॉडल, ठीक है? मतलब हमारा डे टू डे लाइफ में क्या होता है, अगर कोई भी माइंस में हमें कुछ प्रॉब्लम आया कि हम, ठीक है, अगर वो ऑलरेडी खराब है, तो हम ये जाके माइनस में ये जाके फिट नहीं करेंगे कि मेरा वहाँ पर वेरिएंट क्या था, क्या कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा था, ऐसा है कि मुझे फिट नहीं करना वहाँ पे, और वो डेटा मुझे बताएगा ओके यहाँ पर सो एंड सो डिग्री होना चाहिए, तभी जाके वो माइंस में हॉल रोड सही होगा, ठीक है? हम लोग उसमें उतना वेट नहीं करना है। द वेरियस मैथमेटिकल टूल्स हेल्प टू डिसीजन मेकिंग, but the decision making is one of the part of managerial activities. Management had many other functions of decision making. This approach purpose shall be variable in the decision making or measurable interdependent assumption is realistic. Some of the information available in business developing mathematical model are not up to date and lead to decision making. मतलब बहुत सारा क्या है, जो है, जो मैनेजमेंट टूल्स है वो अप टू डेट नहीं है, और वहाँ से हम लोग लेट लेते हैं डिसीजन, ठीक है ना? तो ये हमारा क्या था, क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, जो हमने आपको बहुत ही संक्षेप और बहुत ही कॉन्सेप्ट में बता दिया है कि जो मैं आपको अगर समराइज करूँ, इफ समराइज समरी में बताऊँ, क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट ये है, यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड डेटा का यूज होता है, ठीक है? इसमें हमें डिसीजन लेने में हेल्प प्रोवाइड करता है, ठीक है? एंड तीसरा, ये जो है मिलिट्री
लाइक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग यूज़ किए थे, ठीक है। बट इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है, ये हमें क्विक डेटा नहीं देगा, ठीक है। न्यू मॉडल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू हमारे पास इसके अप टू डेटेड ये नहीं है, मतलब अप टू डेट नहीं किए गए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। नाउ कमिंग टू द सिस्टम अप्रोच। व्हाट इज सिस्टम अप्रोच? सो मैं आपको दिखाता हूँ सिस्टम अप्रोच का एक छोटा सा वीडियो, देन वी कैन अंडरस्टैंड वेरी। यस, ये वाला आप एक बार यू कैन अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द। All right. Now understand the systems approach. Now, this is a concept originated in the 1960s, before you and I were born. It's a concept borrowed from physical sciences. The system is a set of interrelated and interdependent parts arranged in a manner that produces a unified whole. So we are all in a system. We are all interrelated and interdependent. For example, your human body is a system. Your eyes cannot function well without your brain. Your ears cannot function well without your heart. The school is a system. We teachers are useless if there are no students, and vice versa. Your family is a system. You rely on your parents, well, at least for now. So you see, we are all interrelated and interdependent. There are two types of systems. We have open systems. These are systems that dynamically interact with the environment. These are influenced by the external environment. All organizations are open systems. Like all of us, we are exposed to open systems. There's also closed systems. Now, this is rare. Closed systems are systems that are not influenced or do not interact with the environment. Let me give you an example. Do you recognize this place? Have you been there? North Korea. I have not been there. It's hard to go there. There are a closed system. Nothing goes in there, nothing comes out from there. So if you have a chance, if you have any opportunity to go there, then maybe try at your own risk. The organization is a system, an open system. Take a look at this diagram. In this diagram, we can see that there are three parts. So first we have the inputs. The inputs affect the process, and the process in turn will affect the output. Now the output has the power to provide feedback such that the input can make changes. Okay, so let me just go through it again. In a system, everything is interrelated. Be it the input, the process itself, or the output, they are interdependent. So perhaps I give you an example to illustrate this. I like to eat junk food. I eat things like ice cream, bubble tea, fast food. I like them. So that's something like my input. I take them into my body. All right, my body is the system. So my body, upon consuming the food, it goes through a process of transformation. In this case, it converts the food that I eat to become fats, maybe fats on my body. That's the output. Now, ideally, the fats, say the fats on my hips, should act
as a feedback and change my input, change the way I eat. Maybe I should eat less, or maybe I should eat healthier food. But sadly, my body isn't a perfect system like in this diagram. I still eat a lot of junk food. Oh well. In a perfect system, the out इसमें आप देख रहे हो ना ऑर्गेनाइजेशनल का एक ओपन सिस्टम कैसा होता है। आप एक इनपुट दे रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर माइनिंग का हम अगर बात करें, हमने उसे क्या किया, सारा रिसोर्सेज दे दिया, सिस्टम के प्लेस में हमने सारे स्टैट्यूटरी मैन पावर दे दिए, ठीक है ना। इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल्स, मतलब कि हमें क्या क्या, मतलब माइनिंग करने के लिए जितने भी एचईएमएम्स हो गए, ठीक है, जितने भी हमारे मेंटेनेंस के जो चीज़ें हैं वो सारे दे दिए, कैपिटल टेक्नोलॉजी सब दे दिए, ठीक है। और उसके बाद पैरेलली हम लोग सिस्टम दे दिए, ओके, सारा मैकेनिक्स, एचईएम ऑपरेटर्स, एवरीथिंग, इनके हमारा आउटपुट ऑटोमेटिकली आएगा, ओके। output should affect the input and enhance the whole process and organization. Moving on, a manager's job in an organizational system would be to coordinate and integrate the work activities of the various parts of the organization. मतलब एज ए माइंस मैनेजर ऑफ So माइंस मैनेजर, basically, आप किसी माइंस के a मैनेजर, manager needs to अगर आप किसी के माइंस के मैनेजर होते हो, ठीक है, तो उस प्लेस पे आपको क्या करना है, आपको बेसिकली चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना है, ओके। आप कोऑर्डिनेशन के थ्रू आप उसे अच्छे तरीके से उसको कोऑर्डिनेट करके, मतलब जो राइट टाइम पे राइट रिसोर्सेज प्रोवाइड करके आप उसको कोऑर्डिनेट करके चीज़ों को एक्टिवली आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है ना। बेसिकली सिस्टम अप्रोच बेस्ड जो है वो हमारा यही बेसिक फीचर्स रहता है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मैन मटेरियल पर्सन को आप दे दिए, एंड फाइनली आपको क्या किया, आपको फाइनेंशियल जो रिजल्ट आना है वो ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है ना। तो ये सारा हमारा सिस्टम अप्रोच एक मेथड था, ठीक है ना। अब आते हैं कंटीजेंसी एंड सिचुएशनल अप्रोच। अगर मैं समराइज का बात करूँ, इफ आई रिलेट दिस टू द समरी, तो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द समरी का बात करूँ, तो आप एक इनपुट दोगे, ठीक है, और ये हमारा जो बॉक्स है इसमें हमारा सिस्टम रहेगा, और यहाँ से हमारा आउटपुट रहेगा, ठीक है। तो इनपुट में अगर माइनिंग की बात करें तो हमारा ऑल HEMM प्रोवाइड कर दोगे आप, लैंड एक्वाइजेशन करके दे दोगे, ठीक है, सारे रिसोर्सेस दे दोगे, जस्ट लाइक डीजल, मेंटेनेंस स्टोर, ठीक है। सिस्टम के लिए आप यहाँ स्टैट्यूटरी मैन पावर दे दिए हो, जो आप सिस्टम को जो मैनेजर्स होते हैं वो किस तरह कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट करेंगे। हमारा आउटपुट क्या आएगा, अगर कोल का माइंस है तो कोल निकलेगा, और मेटल का माइंस है तो मेटल निकलेगा, ठीक है। ये हमारा सिस्टम बेस्ड अप्रोच बोलता है, ठीक है ना। आई बिलीव यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ देखोगे कॉन्टिजेंसी एंड सिचुएशनल अप्रोच, ठीक है। इसको जस्ट फॉर अ मिनट, जस्ट वन सेकेंड, आई एम कमिंग। देखिए कॉन्टिजेंसी थ्योरी क्या होता है। The contingency theory, the approach of latest approach to the existing management approach. During the 1970s, the contingency theory was developed by the, ये क्वेश्चन पूछता भी है, J.W. लॉरेंस एंड P.R. लॉरेंस, ठीक है, ये दोनों मिलके यूएसए साइंटिस्ट साहब थे, ये साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। Who were critical of the other approach purposing of the one of the best way to manage management problems are different under the different situation required to tackle as per the demand and situation। मैनेजमेंट का जो होता है डिफरेंट टाइप पे आपको डिफरेंट सिचुएशनल करके आपको ये करना पड़ता है। वन ऑफ द बेस्ट वे टू यूजफुल repetitive things to do not managerial problems, the contingency theory aims to integrating theory of practice system framework। ओके, आप एक सिस्टम बनाना है और बेस्ड ऑन द सिचुएशन। देखो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वेल डिफाइंड जो सिस्टम्स है आप उसी को फॉलो करो, ओके।
समटाइम्स आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जस्ट कंसीडर वन एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल में क्या हो रहा है, मान लो कि यू आर द माइन मैनेजर, ठीक है। तो इसमें इस केस में क्या होता है ना आपका, इफ यू आर ए माइंस मैनेजर, लेटेस्ट एग्जांपल कि आपको हॉल रोड जो सीएमआर बोलता है, सीएमआर 17 का जो गैजेट नोटिफिकेशन बोलता है, 3 times of widest flying vehicle width of widest flying vehicle प्लस 5 मीटर, ये बोलता है। मान लीजिए आपके माइंस में वाइडेस्ट फ्लाइंग व्हीकल जो है वो मान लीजिए 3.5 है, या मान लीजिए सॉरी 4 है। तो कितना हॉल रोड का विड्थ होना चाहिए, हॉल रोड का विड्थ कितना होना चाहिए, 4 × 3 इज इन प्लस 5, कितना हुआ, 4×3 = 12, 5 19 मीटर आपका हॉल रोड का विड्थ होना चाहिए। लेकिन क्या है कि आपका मानसून सीजन आया है, मानसून सीजन के कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारे रेन कट हो गए हैं, और ये पॉसिबल नहीं हो रहा है माइंस में कि आप 19 मीटर का हर जगह हॉल रोड मेंटेन करो। तो एज पर रेगुलेशन क्या है, अगर आप हॉल रोड का कंप्लायंस ऑफ हॉल रोड इज नॉट fulfilled, so what happen in that case, you have to not run the mine। ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। आपको सिचुएशन समझ के ही, बेस्ड ऑन द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड सिचुएशन, आप एक डिसीजन लिए कि हम कहीं पर हॉल रोड 19 में बनाएंगे, कहीं पर रोड हल्का पतला कर देंगे 12 मीटर का, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर 90 मीटर बनाएंगे और हम बारिश में काम करेंगे, ठीक है। तो और लेकिन वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के लिए हम लोग एक सुपरवाइजर प्रोवाइड कर देंगे, वी हैव टू प्रोवाइड वन सुपरवाइजर हियर, ओके। ये हमारा सुपरवाइजर प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारा इस लोकेशन पे ये नहीं है, कंजक्शन नहीं है। आया समझ में, यहाँ पे कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसी को बोलता है कॉन्टीजेंसी थ्योरी, ठीक है। सो कॉन्टीजेंसी अप्रोच इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द सिस्टम अप्रोच, मतलब ये सिस्टम अप्रोच की इम्प्रूवमेंट है, मतलब आपने एक सिस्टम बना दिया, आपने लॉ एंड ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपने रूल एंड रेगुलेशन बना दिया, बट द इंटरेक्शन बिटवीन द सब सिस्टम्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन have along the been recognized by the system approach. Contingency approach also recognize that the operational system is a product of integration of subsystems. The environment beside it seeks to identify the extract nature of interrelation। क्या हमको उस टाइम में कौन सा बेस्ट डिसीजन लेना है, यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली, ओके। और आपको इस काम को इस तरीके से करना होता है। फीचर्स ऑफ कॉन्टीजेंसी अप्रोच की फीचर्स क्या क्या है इसके, ठीक है, हम लोग यहाँ समझेंगे, ठीक है। फिर हम लोग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर हमारा ये रहेगा, ठीक है। इस पार्ट से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। इसको समझेंगे। फर्स्टली द कॉन्टीजेंसी अप्रोच डज नॉट एक्सेप्ट द यूनिवर्सल मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है। इट स्टेट दैट द नो वन द बेस्ट वे, मतलब कि कोई भी ऐसा एक काम करने के लिए कोई भी एक वे नहीं बन सकता है कि आप वही उसी वे में बेस्ट करो, ठीक है। मैनेजमेंट इज सिचुएशन, द मैनेजर शुड एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव, डिजाइन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रिपेयरिंग स्ट्रेटजी, policy and plans according to the prevailing circumstances. Based on the circumstances, you have to choose the selective method. Secondly, the managerial policies and practice be effective, must adjust change of environment. Thirdly, it should be improved diagnostic skills so to anticipate the readiness environmental, ठीक है ना। मतलब कि कोई भी मैनेजमेंट को चलाने के लिए अगर मैं बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर आप किसी भी एक मैनेजमेंट को चलाने के लिए कोई एक वे नहीं होता है, दिस नॉट वे, ठीक है। कोई भी एक वे बेस्ट वे नहीं हो सकता है, ठीक है ना, चलाने के लिए आपको सिचुएशनल बेस्ड, आपको सिचुएशनल बेस्ड चलाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप स्टार मार्क कर लीजिए। तो कॉन्टीजेंसी थ्योरी क्या सिचुएशनल बेस्ड होता है, जैसे आप एग्जांपल में आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सीएमआर डीजीएमएस सर्कुलर
होने पर भी माइंस में क्या हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारा SMP कॉल्ड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? क्योंकि हर माइंस, मान लो एक से लेके इंडिया में 2000 माइंस हैं, हर माइंस का कंडीशन, ऑल माइन कंडीशंस आर डिफरेंट। सो आप कोई एक तरीके का लॉ और रूल बना दोगे तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है आपको SMP जो है ऑस्ट्रेलिया में सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है। एक ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट बनाया गया, जिसको हम लोग अपने माइंड के अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन दी ग्राउंड सिचुएशन ऑफ अ पर्टिकुलर माइंड, वी हैव टू प्रिपेयर SMP। ठीक है। इससे क्या समझा? ये कौन सा मैनेजमेंट फॉलो करता है? ये कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट थ्योरी को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशनल बेस्ड है। क्या है? सिचुएशनल बेस्ड। फर्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि SMP क्या है, ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है, क्या है? तो ये क्या है? हम ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है, हम अपने माइंस का सेफ्टी, अपने माइंस का SMP के अंतर्गत, अंदर में हम लोग अपने माइंस का सेल्फ रूल बनाते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन दी ग्राउंड कंडीशंस। ठीक है। तो ये क्या थ्योरी को फॉलो करता है? ये कॉन्टिजेंसी थ्योरी। So in this way we have to learn everything in the concept में। ओके, सो मैं आज आपको बता दूं कि आज हमने डिटेल में वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक्स। ओके, हम लोग ने डिटेल में सारा टॉपिक कंप्लीट किया। मैं आपको एक बार यहाँ पर रिफ्रेन कर देता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। जस्ट आई एम पब्लिश पर प्रेजेंटिंग द माई स्क्रीन। आप लोग को मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। देखो, हम लोगों ने जस्ट मैं एक स्नैपशॉट लिया हूँ, एक सेकेंड वेट। ओके, ठीक है। आप इस स्नैपशॉट में देखना, माइंड मैनेजमेंट ऑन जनरल सेफ्टी का ये हमारा सिलेबस है। ठीक है। इसमें हम लोग ने माइंड मैनेजमेंट में जो चैप्टर 1 पार्ट था, ठीक है, इसमें पहला था इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट कैसे बना, हाउ टू हाउ दी मैनेजमेंट इवॉल्व, मतलब बना। ठीक है। इसका थ्योरी, मतलब कौन कौन सा साइंटिस्ट ने कौन कौन सा थ्योरी दिया। ओके, इसके प्रैक्टिसेस वी हैव कंप्लीटेड। आपको अगर ये डिटेल में समझना है तो मेरे लेक्चर 2 एंड 3 में बताया गया है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वी हैव डिटेल्ड कवर्ड। मैंने पहले ब्रीफ ब्रीफ बताया, डिटेल में लिखा। एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस। ठीक है। ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ना, अब आता है एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्ट्रक्चरिंग, डिजाइनिंग। और ये वाला पार्ट जो है अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। दिस पार्ट वी विल स्टार्ट नाउ फ्रॉम लेक्चर 11। ठीक है। ये हमारा लेक्चर 11 से शुरू होगा। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ये जो लाइन लिखा है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसका मतलब होता है कि आपने SABMO, मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी, मैनेजमेंट साइंस थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट थ्योरी। और इसके एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर में हम लोग ने कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट थ्योरी, मॉडर्न सिस्टमेटिक मैनेजमेंट थ्योरी और जिसका क्वांटिटी मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ा था। ठीक है। तो ये एक लाइन लिखा हुआ, उसके अंदर में डिटेल्स है। ये हमारा लेक्चर आपको 4 से 10 के बीच में सारा कवर हो गया। ठीक है। तो हम लोग कल से 5 to 6 लेक्चर लगेंगे हमें ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्ट्रक्चरिंग खत्म करने में। देन हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पैरेलली हम आपको बता दें कि हम लोग जो माइंड इन्वायरमेंट है,
वो हम लोग पैरेलली सेपरेटली शुरू कर देते हैं, सो डेट कि हमारा पैरेलल में मेन मैनेजमेंट प्लस माइंड मैनेजमेंट दोनों हमारा चलता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अनिल एंड समीर मंसूरी, आप लोग आज लेट ज्वाइन किए, सॉरी फॉर डैट कि मैंने अपडेट नहीं किया, बिकॉज आज 15 अगस्त था। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि क्लास को रेट करना पड़ता है, प्लीज रेट माई क्लास इन द स्केल ऑफ 10। रेट इन द स्केल ऑफ 10।